नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। मेरे पास कुछ इंक्वायरी है इसके बारे में कि बीएससी फर्स्ट ईयर जो बीएससी बीएड वाले लोग हैं, उसमें फर्स्ट ईयर फिक्स में एग्ज़ाम को लेके लास्ट जो डेज़ है, उसका स्ट्रेटेजी क्या रहे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं मेरे हिसाब से कुछ गाइड आपको कर दे रहा हूँ। बाकी आप सही मायने में तो मेरी सलाह हमेशा के लिए आपके पास यही रहेगी कि पढ़ें तो पूरा मजबूती के साथ पूरा कोर्स करते हुए और अच्छे तरीके से पढ़ें। लेकिन ये जो रणनीति बता रहा हूँ, ये आगे कभी भी इस्तेमाल करने की स्थिति ना बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और फिर अभी जो नैया पार लगानी है, वो लगा दें। पर अगले साल पुनः सेकंड ईयर में ये स्थिति ना आए कि आपको फिर वापस से कहना पड़े कि सर 10 दिन बचे हैं, क्या पढ़ सकते हैं या कैसे नैया पार लगा सकते हैं, वो हमें बताइए। हर बार आप संकल्प लेते हैं और स्टार्टिंग के दिनों में आप भूल जाते हैं। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर में भी आप एग्जाम होंगे, फिर आप बड़े बड़े सपने लेंगे, आप बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेंगे कि वो अगली बार तो ये कर दूंगा, अगली बार तो वो कर दूंगा, और ये कर देने का और वो कर देने का समय जब होता है उस समय आप कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ईयर लॉन्ग तैयारी करिए और हमेशा फायदा उनको ही मिलता है जो रेगुलरली पढ़ते हैं। पर अब क्योंकि एग्जाम का समय है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, पर आपको ये याद दिला रहा हूँ कि अगले साल भी जब आप पढ़ें तो स्टार्टिंग से ही कोर्स लें, सब लेक्चर्स कंप्लीट करें। अब आपके पास ये स्थिति बनती है, फर्स्ट ईयर के तो क्या है कि कुछ यूनिट इनकम्प्लीट है, जैसे क्लासिकल का लास्ट वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी लास्ट वाला यूनिट इनकम्प्लीट है, जो जिसके लेक्चर हैं नहीं। बाकी ऑसिलेशन वेव आपका कंप्लीट है। लेकिन और जो वीडियो हैं वो भी सच में मानता हूँ कि कम है, थोड़ा और अच्छे से अगर पढ़ें अपन तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। सेकेंड ईयर में आप जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इस बात का विशेष तब पहले आप ध्यान रखें कि सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ये समस्या ना रहे, गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं अब इससे। तो 3 पेपर है आपके, आप जानते हैं। पहला पेपर वो जो भी एमएलएसयू के हैं या जीजीटीयू के हैं, गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी के हैं, सब सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम ही है आपका पैटर्न वगैरह। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए। कम समय है तो ये पढ़िए, पूरा समय है तो फुल फ्लेजेड पूरा पढ़ना ही है आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो फिर आप क्या पढ़ सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पहला सेक्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स वाला, चिर सम्मत यांत्रिकी। यस, चिर सम्मत यांत्रिकी के 5 यूनिट ये आपके सामने है। मैंने सिलेबस यहाँ पे रखा है, तो आपको एक एक करके दिखाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप इन 5 यूनिट के ओवरऑल डिस्कशन करें कि अगर सर आप कहें कि कौन सा यूनिट इसमें आपको सिंपल लगता है इन 5 के अंदर, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लगभग सभी यूनिट एक जैसे ही हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो भाग है आपका यूनिट नंबर 3, मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 ये आप 11th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। और दूसरा जो सेकंड यूनिट है ये भी आपने 11th क्लास में इसके बारे में भी बहुत पढ़ा हुआ है। यूनिट नंबर 5 पूरा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा इसमें रहता है। और यूनिट नंबर 4 का भी तो आई थिंक कोई भी पार्ट नहीं है जो आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग वाला भले होगा, बाकी नहीं। तो मैं कहूँ आपको कि सिंपल यूनिट कौन सी है, तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5, ये तीनों सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन यूनिट नंबर 5 की समस्या आपके लिए ये है कि आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है इतने यूनिट नंबर 5। लेकिन पहला यूनिट मुश्किल है, लेकिन पहले यूनिट से इंपॉर्टेंट कोई यूनिट नहीं, आगे बहुत काम आएगा ये। अभी के नंबर के हिसाब से आप इसको छोड़ भी दोगे तो बाद में जाने के बाद आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कारण क्योंकि पहला यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़े ना छोड़ें। इस पहले यूनिट को आपने पढ़ा भी होगा, रोटेटिंग फ्रेम और वो सब। तो आप अगर आपके पास समय कम है तो आप 2 यूनिट पूरी पढ़ें और 2 यूनिट आप आधी आधी पढ़ें। ये स्ट्रेटेजी आपके फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए 60 to 70% बनाने के लिए काफी। लेकिन अगर आप 2 यूनिट तो पढ़ते हैं पूरी और आगे की 3 यूनिट आप आधी आधी पढ़ लेते हैं, आधे आधे का मतलब सिलेबस के आधे आधे से, तो ये स्ट्रेटेजी आपके 90% बनाने तक की। यस, इवन 90 कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, ये आपके 70 से 80% बनाने के लिए बहुत शानदार स्ट्रेटेजी।
लेकिन अगर आप 3 यूनिट पूरी पढ़ते हैं, चाहे आप एमएलएसयू में चाहे जीजीटीयू में, और 2 यूनिट आप आधी आधी पढ़ते हैं, ये आपके 90% बना सकती है। 90% बनाने की स्ट्रेटेजी है 3 यूनिट पूरी और 2 यूनिट आधी आधी। पहले चिर सम्मत काल से, बहुत पुराने समय से लोग ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर आपको 100% या 90 क्रॉस करना है तो फिर आपको पांचों के पांचों यूनिट पूरी की पूरी पढ़नी होगी। ये पूरी स्ट्रेटेजी और हमेशा के लिए आप इसको अप्लाई करें, आपका काम हो जाएगा। अब तो आप अब आपको अपने आप को स्वयं एडजस्ट करना है कि मेरे पास समय कितना है और मुझे इनमें से कौन सा फॉलो करना है। तो मेरा, क्योंकि अगर आप 3 पूरी पढ़ते हैं, 3 यूनिट पूरी पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाता है। यस, अब इसके अंदर जो 3 यूनिट पूरी हैं, 5 यूनिट में मैंने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर डाल रखे, बाकी वाले हैं नहीं, ठीक है ना। बाकी 5 यूनिट सिंपल हैं, ये बात तय है। आप 11th वाले भाग में इसको बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अगर समय मिला तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर ये 5वां यूनिट डाल दूंगा, ठीक है ना, 3 दिन के अंदर अंदर। बाकी आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये यूनिट अपन ने लिख लिए हैं। आप ध्यान दें, 2 यूनिट अगर आप सबसे सिंपल पढ़ना चाहते हैं तो वो ये दोनों यूनिट, लेकिन पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है, बहुत आगे काम आता है, इसलिए पहले यूनिट को छोड़े बिल्कुल भी ना। तो आप चाहें तो पहले यूनिट का आधा भाग सेंटर फोर्स और या फिर सेंट्रल फोर्स और ये वाला पार्ट पढ़ ले, कोरिलेस फोर्स और रोटेटिंग फ्रेम वाले को छोड़ दें, नीचे वाला जो भाग है ये आधा पढ़ ले, बाकी ये दोनों यूनिट पूरी पढ़ ले, फिर ये भी आप आधी पढ़ लें, या तो गायरोस्कोप और ऊपर वाला मोलिकुलर मोशंस वाला, या फिर इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिसिटी वाला, ठीक है ना। इसमें बेंडिंग ऑफ बीम, टॉर्शन ऑफ ए सिलेंडर और इलास्टिक कांस्टेंट, ये 3 डेरिवेशन है इसके अंदर। 3 डेरिवेशन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में करा चुका हूँ। आप इसके लेक्चर देखते हैं तो आपको पता होगा। इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन अल्फा बीटा गामा और उसका रिलेशन, इसके अलावा टॉर्शन ऑफ ए सिलेंडर और बेंडिंग ऑफ और कैंटिलीवर। यस, तो ये आधा भाग, ये आधा भाग और ये दोनों आप पढ़ ले, आपका काम 70% तक का हो जाए। और 5वां यूनिट पूरा पढ़ ले तो बहुत बढ़िया काम, ठीक है ना। नॉर्मल ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो यूनिट है इसमें आप बिल्कुल आधा आधा नहीं कर सकते हैं, आधा आधा आप कर नहीं सकते। ये दोनों आप पूरे पढ़ें, इन दोनों में आप हाफ कर सकते हैं, इन दोनों में भी कर सकते हैं और आगे वाले में भी कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले भाग पर। दूसरा पेपर है, थोड़ा मुश्किल है, ऑसिलेशन एंड वेव, लेकिन ये पूरा कंप्लीट आपके अवेलेबल है ऐप के अंदर, इसके सब लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। वापस मैं आपको स्ट्रेटेजी यही बताऊंगा कि 3 यूनिट पूरी और 2 यूनिट आपको पढ़नी है आधी। यस, इसके अंदर क्या है कि पहला जो यूनिट है ये आपका ऑसिलेशन के ऊपर, इसका आधा जो है ये भी ऑसिलेशन के ऊपर है, फिर इसका जो आधा है वो फोरियर सीरीज है, फूरियर प्रमेय, फिर आपका ये वाला जो भाग है ये वेव के ऊपर है, तरंगों के ऊपर है, फिर ये वाला जो भाग है ये भी वेव्स के ऊपर ही है, ठीक है। इसमें अल्ट्रासाउंड और साउंड की इक्वालिटी और आ जाती है। और ये जो आखिरी वाला भाग है ये आपका अकॉस्टिक्स है। ये कौन सा है? अकॉस्टिक्स के ऊपर। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। यस, लेकिन मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर कुछ यूनिट जैसे जो आपके आगे बहुत काम आएगी, अगर आपने वो छोड़ दी तो आगे बहुत दुख पाएंगे, वो मैं बताता हूँ। पहला यूनिट भले मुश्किल हो, आसान हो, सिंपल हो, कुछ भी हो, आपको छोड़ना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा यूनिट चाहे कैसा भी हो आपको पूरा पढ़ना ही है, नहीं छोड़ना, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, इन दोनों में आप फोरियर एनालिसिस जो है ये आसान है, बहुत ही इजी है, नॉर्मल आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उससे भी हो जाएगा। यस, तो फोरियर एनालिसिस जरूर पढ़ें, ये आपके थर्ड ईयर में मैथ्स में वापस आएगा फोरियर एनालिसिस, ठीक है ना। ऊपर कपल्ड वाला भाग है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये यूनिट पूरा पढ़ना है, ये यूनिट आपको पूरा पढ़ना है। अब रही बात इन दोनों की, यस, ये वाले जो दोनों हैं इसके अंदर अल्ट्रासाउंड आप पढ़ते हैं तो आधी यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, और बाकी वाला जो दूसरा है वो आधा यूनिट है पूरा। तो अगर आप इसमें भी आधा आधा करना चाहते हैं तो ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला आधा। इस अगले वाले भाग में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अकॉस्टिक्स, ये भी आपका आधा आधा भाग है, तो आप इन दोनों में भी आधा आधा कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, एक यूनिट ये पढ़े, दूसरा यूनिट ये पढ़े। यस, ये दोनों तो पूरे पढ़ने हैं, बाकी वाले दोनों आपको ये आधा और ये आधा आप पढ़ सकते हैं। फिर आप 3 पूरी और 2 आधी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मैं कहूंगा कि ये वाला यूनिट थोड़ा इजी है इन तीनों के मुकाबले, ठीक है ना। ये वाले इजी हो कि मुश्किल हो, आपको पढ़ने ही, ये मान के चलिए।
ये वाला भी इजी है, अगर आप थ्योरी लेवल की बात करते हैं तो थ्योरेटिकली ये वाला भी इजी ही, ठीक है ना। ये वाले में वो थोड़ा सा कपल पेंडुलम वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मैं तो नहीं मानता खासकर, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो ये मैंने बता दिया है क्या सिंपल है क्या मुश्किल है, इसको चेक कर लेना आप। नेक्स्ट अगले भाग पे, उसके लेक्चर आपके पास पूरे हैं, है ना। नेक्स्ट अगले भाग पे आता हूँ, आखिरी पेपर, ये जो कि बहुत आसान पेपर माना जाता है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एक यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 3। ध्यान देना इसके ऊपर, ये सबसे आसान सबसे छोटा यूनिट है, सबसे तो ये है आसान और सबसे छोटा यूनिट है ये आपको जरूर जरूर करना है, जिसमें आपके आरसी सर्किट है, एलआर सर्किट है, उसमें राइज डीके और एक है आपका थर्मो ईएमएफ और थर्मो इलेक्ट्रिक करंट वाला भाग। यस, ये यूनिट पूरा का पूरा पढ़ के जाएं, आपके लिए बहुत हेल्प इससे होगी। पूरा यूनिट पढ़ के जाएं, बहुत हेल्प इसमें होगी। इसके बाद अगर आप सिंपल यूनिट इसमें देखना चाहो तो 5वां जो यूनिट है वो भी सिंपल ही है, कुछ खास इसमें नहीं, ठीक है ना। 5वां यूनिट भी इसमें सिंपल है। चौथा यूनिट इसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा मुश्किल है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये यूनिट थोड़े मुश्किल आप मान सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि चौथा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये आप आधा पढ़े। पहला और दूसरा जो यूनिट है, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपने 12th क्लास में ऑलमोस्ट ये चीजें पढ़ रखी है। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन आता है, या डी ई और पी के बीच में संबंध पूछेगा, डी ई पी के बीच में, ये इस आधे भाग में इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूरा भाग आप 12th में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो एक्स्ट्रा है 12th के आगे का, उसके आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है, पर ये 12th क्लास का पार्ट है पूरा आपका। 12th में पूरा है आपके एम्पियर्स लॉ, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, बायो-सावर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, ये सब का सब आपके वहां है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अलग अलग भाग में इसको लिया हुआ है। ये जो यूनिट है सबसे बड़ा है और मुश्किल भी कह सकते हो, आसान नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें आता है 12th क्लास वाला, और दूसरा, पर मैं आपको बता दूं, इसमें वो चीजें लगभग 90% फिक्स है, 100% फिक्स है, वही चीजें पूछी जाएगी जो 12th क्लास के बाद की। 12th का नहीं पूछते हैं इस पार्ट, बहुत कम पूछेंगे, पूछते तो है पर बहुत ही कम। तो 12th क्लास के बाद का क्या है, इसमें एक मेथड ऑफ इमेज पढ़ा रखा है मैंने, वो है गॉस थ्योरम से जो पोजो इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन है, वो वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा रखा है मैंने, इसमें आप देखना। तो गॉस थ्योरम और ये वाले जो टॉपिक है इसमें, और इसमें एक बाउंड्री कंडीशन, यूनिकनेस थ्योरम, ये वाला जो भाग है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले की तुलना, ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और एक इसमें आता है क्वाड्रपोल, ऊपर वाले में क्वाड्रपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल 12th क्लास में था, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन किसका आता है, क्वाड्रपोल। पहले यूनिट में ये इंपॉर्टेंट भाग है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, मुश्किल है, बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आगे जीवन में बहुत काम आता है, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप छोड़ेंगे नहीं इसको। तीसरा, नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके स्कोर बहुत बढ़ाएगा, ये आपने 12th में पढ़ रखा है वही है, इसको पढ़े। इस आधे वाले भाग को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर नहीं छोड़े तो ज्यादा बेटर है। फिर आपका यूनिट नंबर 4, इसका भी बहुत सारा भाग आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, तो यूनिट नंबर 4 को भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर लेने में कोई गुरेज नहीं है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपके 12th वाले भाग से, एलसीआर सर्किट पूरा, और एक आएगा आपके एसी ब्रिज और इनसे, जिसमें एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज और कैरी फोस्टर ब्रिज, कपल्ड सर्किट और ट्रांसफॉर्मर, ये आधा भाग है। ये यूनिट सिंपल है, चौथा यूनिट। 12th वाला जो भाग है वो आसान है ही है, जो अल्टरनेटिंग करंट वाला है, तो बाकी एंडरसन ब्रिज है। तो ये यूनिट आपको पूरी पढ़नी है इस पेपर में, ध्यान देना, आधी नहीं पढ़नी है। ये जो यूनिट है ये आपको पूरी पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पूरी पढ़नी है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3, ये दोनों पूरी हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये आधा आपके ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि ये 12th का, और नहीं है तो इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। इस आधे को भले आप चाहो तो छोड़ लेना, ये यूनिट आप पूरा पढ़ लेना, तो आपके 3 तो हो जाएंगी पूरी। फर्स्ट ये आपको करनी है पूरी, सेकंड जो 3rd वाली है ये आपको करनी है पूरी, 4th ये वाली आपको करनी है पूरी, ये वाली आप आधी कर लें, जो कि आधी आपके 12th की ऑलरेडी तैयार है। और लास्ट जो गैल्वेनोमीटर वाला ये जो भाग है,
इसके अंदर एक भाग गैल्वेनोमीटर का है, दूसरा भाग ब्रिज का है। ब्रिज कौन कौन से है देखो आप, मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय कैरी फोस्टर ब्रिज एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय केल्विन्स डबल ब्रिज। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप आधी यूनिट सिर्फ ये दो क्वेश्चन से कर सकते हैं, फिक्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए, एक क्योंकि गैल्वेनोमीटर का आएगा और दूसरे आपके सर्किट से आएंगे, गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है उनसे आएगा। तो आधी यूनिट पढ़ने का मतलब आप ये पढ़ के कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि इसके कुछ भाग आपके ऐप में लेक्चर्स के रूप में अवेलेबल नहीं है ना। कोशिश करूंगा कि अगर 2-3 दिन बाद होता है तो मैं इसको अपलोड जरूर करूंगा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई समस्या हो तो ऋषिकेश सर को भी आप पूछ सकते हैं, मेरे को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नंबर ले लेना कोचिंग से, कोई दिक्कत आए तो इसमें आप पूछ लेना। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल कौन सी है, मुश्किल कौन सी है, लेंदी कौन सी है, इंपॉर्टेंट कौन सी। इंपॉर्टेंट कौन सी, जिनको आगे बढ़ना है वो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि वो पूरा पूरा पढ़ लें। पर फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एग्जाम हो जाएंगे। अभी आपके मन में बहुत रहता है कि अगले साल तो ये नौबत नहीं आने दूंगा, लेकिन वापस वो साल आप वैसे ही निकालते हैं और फिर अगले साल आपको वापस समस्या आती है। इसलिए इस बार एग्जाम होने के बाद जो समय रहे, हो गए, छुट्टियां मना ली आपने, फिर जब कॉलेज खुले, शुरुआत हो, उस टाइम चीज़ों को लाइटली ना लें। लेक्चर हैं, पढ़े हैं, कर लेंगे, फिर बाद में पता चलता है घंटे कम है और लेक्चर ज़्यादा है, और फिर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रील्स में उधर देख देख के समय बिगाड़ रहे हो। जीवन में अगर कुछ बनना है या जीवन को आगे ले जाना है तो काम की चीज़ें पहले अपना काम कर लें, उसके बाद एंजॉय करना है। फिर कौन आपको मना कर रहा है? और एंजॉय जरूरी है जीवन में, लेकिन पहले काम तो करते नहीं, और पहले दूसरे काम कर लेते हैं, फिर काम के समय काम करने की इच्छा नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सबको बेस्ट ऑफ लक। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके लिए इनफ है, उतना आप करेंगे आपका काम जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।